आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे नीट में पूछे गए क्वेश्चन। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा है और उसके पीछे के क्वेश्चन किए हैं। अब वही चैप्टर विद्युत धारा है और नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी स्टडी अब हम लोग करेंगे। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको पढ़ेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए फ्लो ऑफ 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन ए कंडक्टिंग वायर कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट ऑफ। तो जैसा करंट की डिफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और मेटल में चूंकि ये फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो मेटल में जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। तो यहाँ पर 10⁻7 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टिंग वायर में। तो पूछ रहा है कितनी करंट फ्लो होगी। तो Q=IT से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रति सेकंड ही हमारी करंट होगी, तो चूंकि यहाँ पर मेटल है तो मेटल में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमको फार्मूला पता था Q=IT, ये फार्मूला हमको पता है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। और Q= यानी ये भी हमको पता है। तो यहाँ पर हम लोग IT यानी लिख सकते हैं, यानी तो I NE/T लिख सकते हैं। n कितना नंबर है? 10⁻7। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और टाइम कितना? प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड। तो अब जो सॉल्व करने पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व किया गया है। तो 10⁻−19 में 10⁻7 घटा देंगे तो 10⁻12 हो जाएगा और 1.6 वैसे ही बना रहेगा। तो 1.6 × 10⁻12 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इस हिसाब से पहले का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओम्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है, यानी ओम के नियम पर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है कि एक वायर है, उसका प्रतिरोध R ओम है। एक तार ले लिया गया, उसका प्रतिरोध R ओम है, और अगर उसको हम खींच करके लंबा कर दें, और खींचें कितना? n टाइम्स, यानी अगर वो 1 मीटर लंबा है तो n मीटर तक खींच दें। तो कह रहा है उसकी ओरिजिनल लेंथ से n टाइम्स खींच दें। तो बोल रहा है इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ये फार्मूला R=ρl/A। चूंकि तार को खींचने की बात हो रही है, परिवर्तन लंबाई में होगा, और हमसे पूछ रहा है कि n टाइम्स खींचने के बाद उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L
and area A and resistivity rho is given as। तो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस आर है, एरिया ए है, लेंथ एल है किसी तार का। अगर उसको खींचा जाए तो हमारा फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपान ए। तो एल डैश इक्वल टू एन एल है होगा, क्योंकि हम प्रारंभिक लंबाई का n गुना खींच रहे हैं। तो अगर पहले यल था तो यल डैश हमारा n गुणे यल हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स खींच रहे हैं। तो यल डैश हमारा n इंटू एल हो गया। अब कह रहा है एज द वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान कर रखते हैं कि उसमें कौन सी चीज है जो कंपेयर करने में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तभी हम तुलना में सफल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम उस तार को खींच करके लंबाई n टाइम्स और बढ़ा देंगे तो भी हमारा उस तार का आयतन सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर लंबाई में बढ़ेगा तो उसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि कम हो जाएगी, कुल मिलाकर के उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। उसके जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनमें कितना भी परिवर्तन हो, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो चीज कांस्टेंट रहेगी तो उसी के आधार पर हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि तार का वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल क्यूब। एल क्यूब में आपकी लंबाई भी आ सकती है, चौड़ाई भी आ सकती है, ऊंचाई भी आ सकती है, या लंबाई भी आ सकती है, चौड़ाई भी आ सकती है, गहराई भी आ सकती है। कुल मिलाकर के 3 डायमेंशन होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसीलिए एल क्यूब इसकी बीमा होती है आयतन की। तो 3 चीज है। तो यहाँ पर देखिए एरिया, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई को ही हम लोग एरिया कहते हैं। तो एरिया इंटू लेंथ कर दें या एरिया इंटू हाइट कर दें या एरिया इंटू डेप्थ यानी गहराई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ किया तो अंत में खींचने के बाद एरिया इंटू लेंथ बराबर खींचने के पहले एरिया इंटू लेंथ, ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ए डैश इक्वल टू हो गया ए एल अपान एल डैश। तो प्रारंभ में एरिया ए था, लंबाई एल थी, अपान अंत में एल डैश हमारा n इंटू एल हो गया था, क्योंकि n टाइम्स हमने तार को खींच दिया था। तो यहाँ पर ए डैश इक्वल टू ए बाई एन हो गया। इसलिए आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपान ए डैश, आर डैश इक्वल टू रो एन एल अपान एन हो जाएगा। क्यों? ए डैश की जगह हमने ए बाई एन रख दिया और रो एल डैश की जगह हमने यहाँ पर एल डैश इधर होगा तो ए एल अपान ये ए डैश बचेगा। तो यहाँ पर देखिए रो एल डैश की जगह एन एल रख दिया, अपान ए डैश की जगह ए बाई एन रख दिया। तो ये हमारा एन ऊपर आ जाएगा तो एन स्क्वायर रो एल अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आर बराबर रो एल अपान ए है, ये देखिए। तो इसलिए यहाँ पर रो एल अपान ए की जगह उठा के आर रख दिया तो एन स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो अगर कभी तुलना करना हो तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर हो जाएगा, अगर किसी तार को हम खींच देंगे तो इसको याद कर लीजिए, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। अभी आगे देखिएगा क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो हम लोग ये पाएंगे कि सेम इसी फार्मूले पे डायरेक्ट आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर पर आधारित क्वेश्चन मिल जाएंगे आगे। तो दूसरे का भी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए यहाँ पर सिद्ध किया हमने आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो कह रहा है कि एक तार है
उसका प्रतिरोध 4 ओम है, उसको खींच करके उसकी लंबाई 2 गुना कर दी गई, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसकी प्रारंभिक या मूल लंबाई की 2 गुना कर दी गई। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा उस तार का जिसकी लंबाई 2 गुना खींच दी गई है। तो हमने पढ़ा है कि आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, तो लंबाई 2 गुना खींची तो 2 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, यानी 4r हो जाएगा। तो जिस तार की लंबाई हमने 2 गुना की है उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा और 3 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर किया गया है जैसा हमने ऊपर किया है, आयतन को बराबर किया है, लेकिन हमने जो ऊपर फार्मूला निकाला है डायरेक्ट की आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, तो एन 4 गुना है, आर बराबर 4 ओम है, रजिस्टेंस 4 ओम है और 2 गुना तार को खींच दिया गया है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 हो जाएगा, 16 ओम। यानी प्रारंभ में 4 गुना था और तार को 2 गुना खींच दिया गया तो प्रतिरोध हमारा 16 ओम हो जाएगा। पहले 4 था अब 16 हो गया, यानी 4r, आर डैश इक्वल टू 4r हो जाएगा। अब अगर प्रारंभ में जो भी है वो r की जगह हम रख देंगे। तो यहाँ भी देखिए उसी तरह सॉल्व किया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर r इक्वल टू रो एल अपान ए इक्वल टू 4 ओम, ये प्रारंभ का है। व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस इट्स लेंथ, न्यू लेंथ बी एल डैश, देन एल डैश इक्वल टू 2l, 2 गुना खींच दिया गया तो अब लंबाई 2 गुना हो जाएगी, तो 2 में l का गुणा हो गया। ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट, जब खींचा गया तो आयतन सेम रहेगा, इसलिए एल ए इक्वल टू एल डैश ए डैश, वेयर ए डैश इज द न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ए डैश इक्वल टू एल अपान एल डैश, ए इक्वल टू एल अपान एल डैश की जगह 2l रख दिया इंटू ए, तो ये हो गया a/2। तो जो नया एरिया हुआ वो अब पहले का आधा हो गया क्योंकि लंबाई 2 गुना हो गई। तो रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपान ए डैश, तो यहाँ पर रो एल हमारा खींचने पे 2 गुना हो गया तो 2l रखा गया, और जब लेंथ 2l हुई तो हमारा एरिया आधा हो गया a/2, तो a डैश की जगह a/2 रख दिया, तो 4 रो एल अपान ए आ गया। अब रो एल अपान ए ये r के बराबर होता है, तो 4 r के बराबर हो गया, r प्रारंभ में 4 ओम था वो रखा गया तो 16 ओम हमारा आंसर आ गया 3 का बी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक तार है, उस पता नहीं सर्टेन मटेरियल मतलब किसी पदार्थ का बना हुआ है और उसको धीरे धीरे खींचा जा रहा है, स्ट्रेच्ड स्लोली मतलब धीरे धीरे खींचा जा रहा है और 10% खींच लेते हैं। कहने का मतलब अगर 100 मीटर की लंबाई है तो अब 10 मीटर और खींच गया, 110 हो गई, 10% खींच देते हैं। 100 का 10% 10 हुआ, तो अगर 100 मीटर लंबाई थी तो 10 मीटर और खींच दिया गया। तो कह रहा है उसका नया प्रतिरोध क्या होगा और नया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमको बताना। तो देखिए जैसे पहले किए हैं सेम उसी तरह करेंगे, बस थोड़ा सा समझिए, अगर अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए लंबाई 10% बढ़ गई है तो डेल्टा एल अपान एल इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि डेल्टा एल का मतलब है कि कितना लंबाई खिंच गई है और एल का मतलब प्रारंभिक लंबाई, तो कितना खिंची है 10%। तो मान लीजिए अगर ये जो है
100 होता नीचे, और 100 का 10% कितना हुआ, 100/10 यानी 10 हुआ। तो 10/100 करेंगे तो 1/10 होगा, यानी 0.1 होगा। तो वही तो लिखा है 0.1। तो डेल्टा एल अपान एल हमारा 0.1 हुआ। तो एल अब कितना हो गया, एल नहीं एल डैश कहना चाहिए कि खींचने के बाद अब कितना हुआ। तो पहले अगर 1 मीटर था तो अब 1 मीटर, यानी 1 प्लस अब जितना खींच गया है 0.1, तो जोड़ा गया तो आ गया 1.1। तो वही तो लिखा है यहाँ पे। तो कैसे लिखा गया है ये समझने का प्रयास करिए। कह रहा है बट द एरिया आल्सो डिक्रीज बाई 0.1। जितना लंबाई में खींचेगा एरिया उतना घटेगा, जितना लंबाई बढ़ेगी उतना एरिया घटेगा। यहाँ पर देखिए अभी हमने किया कि लंबाई 2 गुना हुई तो एरिया 1/2 हो गया, यानी लंबाई 2 गुना तो एरिया आधा। यहाँ पे 2 का गुणा है तो यहाँ पे 2 का भाग है। तो उसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी अगर लंबाई में 0.1 का गुणा होगा तो हमारा एरिया में 0.1 का भाग होगा। ये चीज ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि बट द एरिया आल्सो डिक्रीजेज बाई 0.1। तो लंबाई 0.1 बढ़ी तो एरिया 0.1 डिक्रीज करेगा। अब देखिए मास इक्वल टू कितना होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होगा, ये द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, और घनत्व गुणे आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, एरिया। अब बचा क्या, एक बीमा बची यल लिख लीजिए। तो वही देखिए यल ए लिखा है। तो मास बराबर डी या रो एल ए होगा। यहाँ पर रो मतलब घनत्व है, डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा एल ए को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं जैसा अभी हमने यहाँ पर लिखा था। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ का लाग ले लिया गया, तो दोनों तरफ का लाग ले लिया गया। तो यहाँ पर एल एन मतलब लाग 10 जब लिखते हैं तो लाग लिखते हैं, और नहीं वैसे हम एल एन लिखते हैं। तो एल एन एल हो गया प्लस एल एन ए हो गया। एल एन एल जैसे पहला चैप्टर को ध्यान करिए कि इसी तरह हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर लेंथ और एरिया की बात है, लेंथ और एरिया की। ये घनत्व को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि घनत्व कांस्टेंट रहेगा, लेंथ और एरिया में चेंज होगा। घनत्व और आयतन चूंकि कांस्टेंट रहेगा इसलिए लेंथ और एरिया लिया गया है। तो लेंथ एल एन एल प्लस एल एन ए इक्वल टू एल एन मास हो गया, एल एन मास हो गया। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू 0 लिखा है। क्यों, क्योंकि मास भी नहीं चेंज होगा तो एल एन इसके लिए 0 हो जाएगा। कोई चीज़ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है तो उसको 0 लिखते हैं। जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, वैसे एल एन अगर कोई चीज़ का जैसे मास नहीं चेंज होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी भी बदल जाए, इसी प्रकार आयतन नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए डेल्टा एल अपान एल इसको लिखा प्लस डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू 0, यानी डेल्टा एल अपान एल इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। तो लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.1, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, एरिया डिक्रीजेज बाय 0.1। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे 0.1 टाइम्स तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज करते थे तो हमारा क्या था, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर होता था। ये एन स्क्वायर लेंथ में कितने गुना वृद्धि हुई है वो बताता है। 2 गुना तो एन की जगह 2 रखते थे, 3 गुना तो एन की जगह 3। तो अगर 3 में आर का गुणा होगा तो ज़्यादा मात्रा में वैल्यू आएगी जो अंतिम प्रतिरोध होगा। तो लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो प्रतिरोध इंक्रीज करेगा, इसीलिए लिखा है रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। एरिया डिक्रीजेज बाय 0.1 टाइम्स, ये हमको पता है क्योंकि
लेंथ और एरिया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला है R बराबर रो L अपान ए। देखिए प्रतिरोध के समानुपाती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए ये जो है हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ इंक्रीज करेगी 0.1 टाइम्स तो हमारा एरिया 0.1 टाइम्स डिक्रीज करेगा, देन आल्सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो और ज्यादा गुना रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। टोटल कुल मिला के कहा जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो वही कह रहा है कि टोटल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 टाइम्स। तो n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है प्रतिरोध हमारा। तो n अगर 1.1 है तो प्रतिरोध कितने गुना बढ़ेगा, ये 2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 1.1 है 0.1 है 0.1 गुना क्योंकि बढ़ा है। तो ये 0.1, तो 0.1 गुणे 2 तो ये आ जाएगा 0.2। तो पहले 1 था तो बढ़ा कितना, पहले 1 था बढ़ा कितना, तो 1.0, पहले 1.0 था प्लस बढ़ा कितना 0.2, तो ये आ गया 1.2। तो वही देखे यहाँ पर लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन एरिया। तो ये कैसे बढ़ा, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हुई और एरिया यानी क्षेत्रफल में कमी हुई। लेकिन देखिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसमें लगा हुआ है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट है। कोई चीज विशिष्ट होती है तो उसमें इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता। तो ये पदार्थ की क्वालिटी है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा आयतन है वो एरिया बदलने में या आयतन बदलने में या हमारा क्षेत्रफल बदलने में या उसका द्रव्यमान बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केवल मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे, ये ऐसे नहीं चेंज होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल में जिस प्रकार से परिवर्तन होगा तब ये चेंज हो सकता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई ये सब बदलने से चेंज नहीं होगा। तो 4 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड देन। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक विद्युत प्रतिरोध है किसी वायर का यानी तार का, उसका आयरन का कोई तार है तो उसका प्रतिरोध आर है। तो कह रहा है अगर उसकी लेंथ तथा रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा सीधा हमको फार्मूला लगा देना है और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है हमारा, आर बराबर रो एल अपान ए होता है। अब आर बराबर आर समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपान ए के, क्योंकि ए रो हमारा कांस्टेंट है, ये रेजिस्टिविटी है तो एक कांस्टेंट है इसलिए इसको हटा दिया। तो एल अपान ए, तो ये हो गया एल अपान। अब किसी तार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी गोले का यानी स्फीयर का क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूले आप लोग याद रखिए कि सरफेस एरिया जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल किसी गोले का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, किसी वायर का पाई आर स्क्वायर होता है। ये आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर एरिया रख दिया वायर का तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये पाई हमारा फिर कांस्टेंट है, तो व्हेन लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड। तो जब हमने तार की लंबाई और उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया तो R1 समानुपाती हो जाएगा, यल को 2L कर दिया है, अपान पाई कांस्टेंट है वैसे रहेगी, और रेडियस को भी डबल किया है तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको R अपान R1 अगर हम करेंगे, R अपान R1 अगर हम करेंगे
तो ये हो जाएगा R/R1 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा L/A इंटू L/πr² लिखिए। R/R1 इक्वल टू L/πr² इंटू ये हमारा उल्टा हो जाएगा, तो पाई इंटू ये 2r² का स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, अपान नीचे ये 2l हो जाएगा। तो l से l कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो R/R1 हो जाएगा हमारा 4/2। तो ये कटा तो 2 आ गया, यानी R1 इक्वल टू, R1 इधर जाएगा तो 2 इधर आएगा, तो R1 इक्वल टू R/2 हो जाएगा। तो वही R/2 निकल के आया। तो 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी हमारा जो प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का आधा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जियोमेट्री ऑफ द वायर, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चूंकि केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, इसलिए वो जियोमेट्री यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब संरचना पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि द रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन्स अनचेंज। तो जो प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो एक 6 वोल्ट की बैटरी को हम एक 3 मीटर लंबे तार से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस उसका, और उस 3 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस 100 ओम है। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर विल बी। तो कह रहा है कि उस तार में 2 बिंदु हमको चुनना है जिनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो उस 50 सेंटीमीटर दूर चुने गए बिंदु पे वोल्टेज कितना होगा। बैटरी की वोल्टता 6 वोल्ट। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो वायर है हमारा, सबसे पहली बात ये समझिए कि जो वायर है उसमें एक ही करंट फ्लो हो रही है, करंट बदलेगी नहीं। इसका मतलब जो बिंदु हम बनाएंगे उसको अगर अलग तार माना जाए तो इसका मतलब वो अन्य तार से सीरीज यानी श्रेणी क्रम में रहेगा। इस बात को ध्यान देना है। तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये भी ध्यान देंगे कि पूरे तार में जो लंबाई है वो R बराबर रो L/A फार्मूले पर आधारित रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर इन क्वेश्चन में जो बातें दी गई हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो R बराबर रो L/A। तो प्रतिरोध उस तार का 100 ओम है और रो कांस्टेंट है, उसको वैसे लिख दिया। तार की लंबाई 3 मीटर है और क्षेत्रफल A वैसे लिख दिया, क्योंकि क्षेत्रफल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि खींचा तो जा नहीं रहा। तो इसलिए ρ/A इक्वल टू 100/3 हो गया। अब देखिए 10 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 50 मीटर वायर इज। अब हमने ρ/A की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हमें 50 मीटर वायर का प्रतिरोध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और प्रतिरोध क्यों निकालेंगे? प्रतिरोध इसलिए निकालना है क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। तो अगर प्रतिरोध उतने तार का निकल आएगा तो धारा तो सब में एक ही बहना है, तो धारा तो फिक्स है। उतने तार का हमें प्रतिरोध निकालना जरूरी है 50 सेंटीमीटर का, क्योंकि उसमें तभी हम वोल्टेज निकाल पाएंगे। तो प्रतिरोध निकालना है अगर, तो फिर फार्मूला लगा दिया R1 इक्वल टू रो L/A।
तो रो अपान ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो 100/3 इंटू एल की वैल्यू हमको बताया है कि 50 सेंटीमीटर तार में हमको वोल्टेज निकालना है। तो 50 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध निकालना है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 होगा। तो ये आ गया 50/3 ओम 50 सेंटीमीटर लंबे तार का, जो 3 मीटर लंबा है। तो 3 मीटर लंबे तार में से 50 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना आ गया? 50/3। अब देखिए कह रहा है द टोटल करंट इन द वायर। अब अगर टोटल करंट निकालना हो वायर में तो हम कैसे निकालेंगे? तो वायर में अगर करंट निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे V = IR। तो I = V/R हो जाएगा। V हमारा वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना रहेगा बैटरी का? 6 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में। और पूरे तार का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। 100 ओम है तो करंट कितनी आ गई? 6/100 एम्पियर। इतनी करंट फ्लो होगी। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑन द वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो पूरे वायर में यही करंट फ्लो होगी, चाहे जहां नापी जाए यही करंट आएगी। तो अगर हमको 50 सेंटीमीटर लंबाई के तार में वोल्टेज निकालना है तो V = IR फार्मूला लगा देंगे। I हमारा ये हो जाएगा 6/100 गुणे R हमारा 50 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 50/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 3 से 3 1 बार कटेगा, तो 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर लंबे तार के छोर पर, दोनों छोर पर 50 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट का विभवांतर रहेगा, 1 वोल्ट का। तो 6 का C विकल्प हमारा